हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल रिवीजन का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चैप्टर इजी है, मैं हर चैप्टर को बोलती हूँ इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अगर तुम कंसेप्ट अच्छे से समझोगे ना, तुम्हें भी सारे चैप्टर इजी लगेंगे। और आज सेशन स्टार्ट करने से पहले ना तुम्हें थोड़ा सा एक बैक स्टोरी बता देती हूँ कि जब ये सेशन शूट हो रहा है तो आज है महाशिवरात्रि, और जो लोग व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता है कि आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा पैक्ड था। हम लोगों ने रुद्राभिषेक वगैरह कराया था, तो उस वजह से वहाँ पे पूरा दिन था। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 जब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार लाइव क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसे एकदम अनयूजुअल से टाइम पे बस सेटअप किया और शूट चालू कर देती हूँ। वैसे अगर मैं लाइव आने लग गई तो हो गया काम। सो इस टाइम शूट हो रहा है, और जैसे कि आज महाशिवरात्रि थी और हम मंदिर में बैठ के जब रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे हिस्से की पूजा भी मैंने कर ली है और भगवान जी से प्रे कर लिया है कि इन सारे प्यारे प्यारे बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आए। ठीक है, सो इस अच्छे नोट के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो इसका जरा मतलब देख लो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अभी जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं। सो लीनियर में क्या था, जहां पे हाईएस्ट पावर 1 हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे अगर यहाँ पे बात करें हम, अगर मैं ऐसे लिखूँ 7x + 4, तो आपके सामने यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब x की पावर 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यही मैंने लिख दिया =7 फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन गई एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब जैसे यहाँ पे सिर्फ x होता है, मैं इसमें साथ में मान लो इधर y भी लिख दिया मैंने कि 7x + 4y = 7। सो ये हमारी बन गई। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलो, सो उसकी ये देख लो, ये फॉर्म हो गई हमारी कि x के साथ a, y के साथ b, a b क्या है और ये c हमारा कांस्टेंट। सो ये a b c क्या है, ये सारे रियल नंबर है। क्योंकि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे तो वहां पे ये a b c रियल नंबर्स तो है, बट a और b जीरो नहीं हो सकते। अभी हम पेयर जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे हाँ हो सकते हैं, दोनों नहीं, मतलब एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो कोई भी जीरो होगा, सो ये मान लो अगर a हमारा 0 हो गया तो 0x 0 हो जाएगा, प्लस by + c = 0। तो ये क्या रह गया, लीनियर इक्वेशन तो रहा, लेकिन इन वन वेरिएबल। तो दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो वेरिएबल हमारा खत्म हो जाएगा, और हम टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिससे इक्वेशन का करेक्ट आंसर आ जाए वो, जैसे कि यहाँ पे है 2x + 3 = 11। अब x की यहाँ पे हम, जैसे आपको ये तो याद है ना भाई कि इक्वल्स टू के इस तरफ ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू के इस तरफ हमारी होती है, क्या हो गया इसको, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे x की मैं कोई ऐसी वैल्यू डालूं कि जब मैं उसे सॉल्व करूं तो ये 11 आ जाए। अब क्या वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास है x 2 2 4 5 6 7 नहीं, क्या है 3 2 6 7 8 9, अरे भाई 4 2 8 9 11। हाँ, सो यहाँ पे x की अगर मैं वैल्यू 4 डाल दूँ, x की वैल्यू अगर 4 डालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारे पास है 2x + 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x डाल दिया 4, और क्या बन गया, ये 4 2 8 + 3 11 आ गया। तो हमने देखा कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू थी जिसको पुट किया तो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आए। सो इसी को ही बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल। लेकिन अभी हम सारी बातें क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन में, लेकिन चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब बात करते हैं पेयर। पेयर का मतलब क्या है भाई, दो चीजें। तो हम जब दो इक्वेशंस को, दोनों लीनियर इक्वेशंस को साथ में स्टडी करते हैं, सो हमारे पास है जैसे पहली जो वही जो हमने सेम पढ़ी, ax + by + c = 0, ax by + c = 0। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को हमने बोल दिया यहाँ पे a1, ये a2 हो गया, b1 b2। ठीक है, कांस्टेंट तो सेम ही है, या C1 C2 भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ, बाद में तुम फिर ये ना कहना भाई ये भी तो अलग अलग हो सकते हैं, तो C1 C2 नेम दे दिया। ठीक है, नाउ ईदर। अब यहाँ पे समझना, जब हम पेयर में बात करेंगे ना, जैसे हम दो पेयर्स की बात करें, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ फिर समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है 2x + 7y = 12, एंड इसी तरीके से मान लो x + 2y = 13।
एग्जाम्पल ले रही हूँ ऐसी रैंडम, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन है, जब हम पेयर्स को स्टडी करते हैं, जब हम वैल्यूज वगैरह निकालेंगे, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मान लो अगर ये जीरो हो जाती, ये नहीं कि दोनों जीरो हो जाए, फिर तो एक्स की टर्म गायब भी हो जाएगी। इन दोनों में से कोई एक जीरो हो गया, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो गया, तो वो चल जाएगा जब हम पेयर स्टडी कर रहे हैं। सो ईदर A1 और B1 में बी जीरो, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, ठीक है। A1 या B1 मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या x की टर्म चली जाएगी, y की तब भी रहेगी इक्वेशन में, बट नॉट बोथ ऑफ देम टुगेदर शुड बी जीरो। सिमिलर कंडीशन एग्जिस्ट फॉर A2 एंड B2, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बोला इन दोनों में से अगर मैंने ये एक जीरो कर भी दिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी हम पेयर में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में से मान लो यहाँ पे इन दो इक्वेशन में ये जीरो हो भी जाता तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये अभी भी बचेगा। तो जब हम पेयर्स में स्टडी करें वहां पे हम कह रहे कोई भी अगर जीरो हो गया तो चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये जो हम पढ़ने वाले ना इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, हमने अभी देखा कि दो पेयर होते हैं इक्वेशन के, अगर दो पेयर आप स्टडी कर रहे हो तो वहां पे अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब पढ़ के आए हैं। अब अगर दो इक्वेशन में, दो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें वहां पे अगर A1 अपॉन A2 किया आपने और वो इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जब आप इन दो इक्वेशंस को ग्राफ में डालोगे ना तो क्या होंगी, वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। चार पांच चीजें हैं यहाँ पे समझने की, ठीक है। जैसे पहला क्या समझ आया, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो वो दो जब उनकी आप ग्राफ बनाओगे, उन इक्वेशंस के ग्राफ बनाओगे, लाइंस बनेगी लीनियर। अच्छा ये भी समझ लो, जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, जैसे हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि जब भी आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाते हैं बच्चे तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब इस तरह से स्लैंट भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, बट इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो वो कह रहे हैं कि जब दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, उनको अगर वो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो जब उसका ग्राफ बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, ठीक है। यहाँ तक तो पहली चीज हो गई इंटरसेक्ट। अब अगर दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे, इसका एक मतलब ये भी है कि उनका जो सॉल्यूशन होगा ना, सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। अभी बस जो मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ, रजिस्टर करते जाओ, जब उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। सो जब यहाँ पे हमारे को एक पॉइंट पे बटा इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, सो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो दूसरी चीज हम कह सकते हैं देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। अभी क्या सॉल्यूशंस होंगे, कैसे होंगे, धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने पढ़ लिया कि भैया अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो पहली बात तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरी चीज की उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन है कि आपने चेक किया आपका A1 अपॉन A2 इक्वल आ गया B1 अपॉन B2 के, उसके आगे चेक किया लेकिन वो बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। जब आपके पास ऐसी कंडीशन होगी कि A1 अपॉन A2 तो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट वो इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के, तो हमारी लाइंस कैसी बनेंगी ग्राफ पे, हमारी लाइंस बनेंगी पैरेलल। जो पहली चीज तो पैरेलल होगी। अब दूसरी चीज, अगर ये ग्राफ है और दोनों लाइंस बिल्कुल अलग अलग जा रही हैं, आपस में पैरेलल्स है, तो कहीं पे भी कट नहीं हो रही, कहीं पे भी सेम पॉइंट पे नहीं आ रही, मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी चीज क्या मिली यहां से, नो सॉल्यूशन पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखा था हमने, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन। अगर पहला ही हमारे पास ऐसा आ गया और पैरेलल है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन। फिर एक तीसरा केस आएगा जिसमें A1 अपॉन A2 इक्वल था B1 अपॉन B2 के, ये तो इस केस में भी था, लेकिन ये आगे C1 अपॉन C2 के भी इक्वल है, तो तीनों ही जब इक्वल है तो हम कहेंगे लाइन कैसी बनेगी, जैसे ग्राफ एक ऐसे बना तो जो दूसरे का बनाओगे वो बिल्कुल इसको ओवरलैप करते हुए जाएगा, मतलब लाइंस कोइंसाइड करेंगे। और जब लाइंस कोइंसाइड करेंगे तो देखो भाई, इसका पॉइंट इसका साथ, दोनों लाइंस के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो देयरफॉर क्या होगा, एक तो कोइंसाइड और दूसरा क्या करेंगी ये, इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि भैया लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर ही है, सबके पॉइंट्स सेम है। एक बार फटाफट इधर करते हैं, ट्रिक भी बता देती हूँ, याद कैसे रखना है भाई, इतनी सारी चीजें याद करने वाली बंदा भूल जाता है। सो पहली ट्रिक है, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल
B1 अपॉन B2। यहीं पे ये सिर्फ एक ही केस है जिसमें दोनों इक्वल नहीं है, और पहला ही हमें दिख रहा है कि भैया क्या हुआ, इंटरसेक्ट हो गया। सो यहां से याद रहेगा इस केस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और जब भी इंटरसेक्ट करेगा देयर इज वन सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में जाते हैं। अब इसको पहले ऐसे समझ लो, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। जब सब कुछ ही इक्वल ही है तो इसका क्या मतलब है कि भैया ये तो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे। जब सारी चीजें बराबर हो गई तो वो कोइंसाइड करेंगे, और जब भी कोइंसाइड करेंगे तो क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अब लास्ट क्या बचा, जैसे हमने यहीं पे देख लेते, चलो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि A1 अपॉन A2 पहले में इंटरसेक्ट हो गया तो ये इंटरसेक्ट वाले हैं। अगर ऐसा हो कि A1 अपॉन A2 ये क्या है, इक्वल मतलब पैरेलल B1 अपॉन B2 के, लेकिन बाद में मुकर गया कि नहीं नहीं भाई नहीं, अगर हम सारे बराबर हो गए तो हमें कोइंसाइड मान लेंगे। तो अगर पहले पे आ गया ये तो मतलब ये हो गई पैरेलल, और जब पैरेलल होते हैं तो देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सो दो चीजें तो हमने पढ़ ली कि पैरेलल होगा इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड होगा, मेनी सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, ये सब पढ़ लिया। अब कुछ टर्म्स और भी यूज होते हैं, दो ही टर्म है। एक टर्म आप देखोगे यूज होती है कंसिस्टेंट, एक होती है इनकंसिस्टेंट। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसिस्टेंट आपका होगा जहां पे, सिंपल इसको ऐसे याद कर लो, इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इन केस में कौन सा ऐसा है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमारा पैरेलल वाला केस। तो सिर्फ ये होता है इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट दे रखे हैं मतलब वो इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं और कोइंसाइड भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक हमारा पैरेलल वाला केस है जिसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, बाकी दोनों हमारे कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये अगर समझ में आ गए तो अब कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलते हो। अगर ऐसे समझ में आ रहा है, हाँ सुन लिया मैम क्या कह रही है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलती हूँ। आ जाओ जरा। सो देखो, सबसे पहला क्लियर कट क्वेश्चन बोल दिया उन्होंने, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग बोले तो क्या हो गई, पैरेलल है, चलो भाई ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अब बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इधर देखने से पहले मुझे बता दो पैरेलल वाले में क्या होता है मैम, A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, ये दिख गई हमें पैरेलल लाइन। और क्या इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के, नहीं तो कोइंसाइड हो जाएगा ना, नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। तो कहाँ है ये ऑप्शन, देख लो, बी पार्ट है हमारा जिसमें A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, ठीक है। याद हो जाएंगी, अच्छे से याद कर लेना है। वैसे तो मैंने ट्रिक बता दी तो इतना टेंशन होगी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2ax प्लस a प्लस by इक्वल्स टू 24 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन। अब वो कह रहे हैं अगर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, याद करो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किस में होगा, जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। नहीं इंटरसेक्ट तो एक पॉइंट पे करते हैं, तब तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। ओ कोइंसाइड की बात कर रहे हैं, और कोइंसाइड का क्या मतलब है कि हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के, ठीक है जी। चलो अब जरा पहला ही ले लेते हैं। सो यहाँ पे, अच्छा मैं पहले ही, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके का, तो पूरा लिख लेती हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल 6, फर्स्ट इक्वेशन है। 2ax प्लस a प्लस by इक्वल्स टू 24, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे a1 की क्या वैल्यू है, तो a1 क्या है, x के साथ वाला मतलब 2। आपसे पूछूं a2 क्या है बच्चे, तो आप कहोगे मैम x के साथ 2a है तो 2a हो गया। फिर मैं पूछूंगी b1 बता दो तो आप y के साथ वाला देखोगे 3। फिर मैं पूछूंगी b2 बता दो तो आप कहोगे a प्लस b। फिर मैं पूछूंगी C, अच्छा C1 देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो चलेंगे, चलो मैं लिख ही लेती हूँ, जरूरत तो पड़ेगी। C1, अब देखो इसके दो तरीके हैं, या तो 6 को उधर ले आओ तो -6 हो जाएगा, इसको लेके जाओगे -24 हो जाएगा। माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल होने, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं C1 हो गया 6, C2 हो गया हमारा 24। यहाँ तक क्लियर। ये बिल्कुल बच्चों वाला कराया है मैंने, मुझे पता, सबको पता है कैसे लिखते हैं, बट फिर भी मैंने कहा चलो किसी को कंफ्यूजन ना हो तो लिख देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया।
अब हमारा कोइंसाइड का केस है, मतलब देखो यहाँ से तो आपस में कुछ मिलना नहीं है, वहाँ से कुछ मिल सकता है। तो पहली चीज़ अगर मैं लेके चलूँ कि मेरा A1/A2 बराबर होगा C1/C2 के, तो A1 कितना है 2 अपॉन में A2 कितना है 2A एंड C1 कितना है 6 अपॉन में 24। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट हो सकता है। सो एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/A इक्वल्स टू 6 के टेबल में 24 कब आता है 6 4 तो ये आ गया 1/4। तो ए की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका भी होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, बट हमें सिर्फ ए की वैल्यू तो नहीं निकाला, हमें तो देखना है ए और बी में क्या रिलेशन है। अब दूसरा इसकी हेल्प ले लेते हैं। हमें ये भी पता है कि भैया B1/B2 इक्वल होगा हमारा C1/C2 के। सो वी हैव 3 देन वी हैव A प्लस B, यहाँ से हम B निकाल लेंगे, ये होगा 6/24। कैंसिल किया 4 आ गया, ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 3 अपॉन में A अभी निकाला 4 प्लस B यहाँ पे है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस B, तो B कितना हो गया 12 माइनस 4। सो B इक्वल्स टू आ गया हमारा 12 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो B की वैल्यू हो गई 8 और A की वैल्यू हो गई 4। अब इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है हमें कि जो B है वो A का डबल है, मतलब जो B है दैट इज 2 ऑफ A। देख लो जरा 2 इंटू A कितना है 4 है, 2 4 ज़ा 8, तो हमारा आ गया कि जो B है वो 2 है A का। अब जरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो देखो देखो देखो, भागो 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 भागो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा बी क्या है, इट इज 2 ऑफ ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, ऐसे ना देके सिंपल कह देते हैं कि ए और बी की वैल्यू निकालो, या इसको ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ए प्लस बी या व्हाट इज ए माइनस बी। तो आपने क्या करना है, पहले वैल्यूज निकालोगे ए बी की और जो भी पूछा होगा उसको आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, अच्छा अब है ये वैसा वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस दिख जाएगा ना तो बैठे हुए दिमाग में जाएंगे भाई ट्रिगो का क्वेश्चन है ये। सो पढ़ो क्वेश्चन में क्या है। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू √2 एंड x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल्स टू 1 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लो जी, फिर से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या मतलब है बच्चे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, है ना। सो चलो आओ देखते हैं। सो यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी है, पहले देखते हैं A1 क्या है 1 अपॉन में, यहाँ पे हमारे x के साथ क्या है साइन थीटा, सो 1/sin थीटा इक्वल होगा y के साथ क्या है 1 और y के साथ यहाँ पे क्या है cos थीटा एंड इक्वल होगा इधर क्या है √2, इधर क्या है 1। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, जरा इसको ऊपर करो। यहाँ से अगर मैं लूँ कि 1/sin थीटा इक्वल है √2/1 के, और इसी तरीके से 1/cos थीटा भी इक्वल है √2/1 के। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करूंगी तो मुझे राइट हैंड साइड का भी करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√2। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स 1/√2 कब होता है बच्चे, साइन 45 पे। सो साइन 45 होता है 1/√2, मतलब यहाँ से तो थीटा आ रहा है 45। अब क्रॉस चेक कर लेंगे जब हम कॉस का करेंगे। सो यहाँ पे रेसिप्रोकल किया, ये आ गया कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल करो 1/√2। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब कॉस 45 डिग्री होता है। ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, कभी भी गिर जाऊंगी मैं। सो मोटी मोटी बात ये है कि थीटा की वैल्यू निकल के क्या आई 45। ठीक है, सो एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, बी पार्ट है आंसर। सो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि जो हम पढ़ के आ रहे थे कि इन्फिनिटी वाला है, इन्फिनिटी कह रही हूँ, इंटरसेक्टिंग वाला है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस वाला है, कोइंसिडेंट पैरेलल, उसमें जो A1/A2 B1/B2 ये सब पढ़े थे वो कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आ जाता है। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x, लिखती रहती हूँ साथ साथ में, 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं रीराइट ऐसे भी कर सकती हूँ कि ये 2x प्लस 5y प्लस 1 को उधर भेज दोगे तो इक्वल्स टू
-1 हो जाएगा, चलो लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो इक्वल्स टू -1 हो गया। तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, एक इक्वेशन ये होगी। करने को ये भी कर सकते थे, 2 को इधर ले आते तो वो -2 हो जाता, वन ऑफ द सेम थिंग। चलो आगे देखो, अब करना क्या है, हमें k की वैल्यू निकालनी है और दे क्या रखा है कि दे आर पैरेलल। तो पैरेलल का केस याद है बच्चे, पैरेलल के केस में क्या होता है कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। यहां तक हमें जाना ही नहीं पड़ेगा, यहीं पे ही देख लेते हैं। A1/A2 करो, A1 क्या है 3 अपॉन में A2 क्या है 2। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हम B1 क्या है 2k एंड B2 क्या है 5 है। चलो जरा फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4k। सो k हमारा क्या हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो 15/4। सो k इक्वल्स टू आ गया 15/4। k की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, वही है कंसेप्ट, वो वाला याद होगा जो मैंने ट्रिक बताई है उससे याद कर लो, इससे इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो याद रहेंगे, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। चलो आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको पहले बताया था एक लीनियर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मेरे पास है x + 2 = 6। सो यहाँ सिंपल देखते ही पता चल रहा है कि यार x 4 होगा, 4 + 2 हमारा 6 होगा, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और अगर निकालना भी पड़े तो कैसे सॉल्यूशन निकालते तुम, बड़ा आसान है मैम, इसको हम ऐसे करते, ये +2 है, इधर जाके माइनस हो जाता, तो ये हो जाता है 6 - 2, तो x आ जाता है 6 में से 2 गया 4, ये लो निकल आई x की वैल्यू। इस तरीके से कर देते हैं ना। अब अगर आपके पास पेयर है तो पेयर में क्या होता है ना कि x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। लो एक को निकालना तो इतना आसान था, अब x की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे, मतलब इस इक्वेशन में डालो x और y की वैल्यू और इस इक्वेशन में डालो, दोनों में करेक्ट आए तो थोड़ा सा लोचा हो गया ना। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड हो गया या हमारे सॉल्यूशन वाले मेथड हो गए। सो ग्राफिकल मेथड बताऊं पहले कि सॉल्यूशन वाले पे चलें? सॉल्यूशन वाले बताती हूँ, फिर ये ज़्यादा ईजी लगेगा। तो हम पहले पहुंच जाते हैं सॉल्यूशन वाले, मतलब जो एल्जेब्रिकल मेथड्स हैं उन पे जाते हैं, ये थोड़े से क्वेश्चंस को भगाते हुए। सो पहले तो हमारे सिलेबस में थे 3 मेथड, जिसमें एक था सब्स्टिट्यूशन जो मैं अभी बताने वाली हूँ, एक था एलिमिनेशन जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ, और एक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हट चुका है तो मैं आपको इसमें करा भी नहीं रहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, एक की वैल्यू इधर डालना। जैसे हम बोलते हैं ना x = 4 आ गया, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द नेक्स्ट इक्वेशन। सो सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपके पास एक वैल्यू है, उसको किसी इक्वेशन में डालना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है x + 2y = 6 और एक इक्वेशन है 4x - 2y = 14, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो x + 2y = 6, तो यहां से मैं x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लो। मान लो मैं x की वैल्यू निकाल दी, तो x क्या हो जाएगा हमारा, 2y इधर प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 6 - 2y आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 6 - 2y। अब क्या करना है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे x की वैल्यू जाके उधर डाल दो। सो वहां पे हमारे पास क्या है 4, x की जगह हम डाल देंगे 6 - 2y, ठीक है, -2y = 14। सो ये देखो 6 4 ज़ा 24, देन -4 2 ज़ा 8y एंड देन -2y। अब इससे हुआ क्या ना बच्चे कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल थे ना, x वाला वो हट गया, सिर्फ y वाला वेरिएबल है। अब सिर्फ अगर y वाला वेरिएबल है तो आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो जरा वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा जी 24 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 10y एंड ये आ गया = 14, तो ये आ गया -10y = 14 और यहाँ प्लस का 24 है, इधर जाके माइनस का 24 हो गया। सो ये हो जाएगा हमारा -10y = 24 में से 14 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा और माइनस का आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस से माइनस गया, y = आ गया 10/10, कैंसिल कर दो, y = क्या आ गया, y = 1 आ गया। लेकिन अभी ये तो वैल्यू सिर्फ y की आई है, x की भी तो चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कहा था ना x = ये है, इधर डाल लो 6 - 2, y क्या है 1, सो ये हो गया 6 - 2 1 ज़ा 2, सो ये आ गया जी 4। तो x आ गया 4 और y आ गया 1। अब अगर आपको चेक करने का मन हो तो आप कर सकते हो। हमने ऐसी वैल्यूज दे दी कि अगर
x इक्वल्स टू 4 है और y इक्वल्स टू 1 है, इनको आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालो, आपका वो सेटिस्फाई करेगा। फटाफट से डाल के देख लेते हैं। तो ये है हमारा x, ये कह रहे हैं हम 4 प्लस y कितना बोल रहे हो 1, सो ये हो गया 4 प्लस 2 1 2, 4 प्लस 2 कितना होता है 6। सही बात है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका देख लो 4x कितना है, x है 4 माइनस 2, y कितना है 1, सो देखो 4 4 ज़ा 16 माइनस 2 1 ज़ा 2, 16 माइनस 2 14। देखा आपने जादू, हमने x और y की ऐसी ऐसी वैल्यूज निकाल दी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो ये जो मेथड था, इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद एक और मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और वो मेथड सबसे ज़्यादा यूज हुआ करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 लिखा, और यहाँ पे है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। सो इसको x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर, इस तरीके से लिख लेते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं, वैसे तो हम ये सोचते हैं अगर मान लो अभी तो हमें दिख रहा है ये भी 2y है, ये भी 2y है, बेसिकली हम क्या करते हैं या तो x की टर्म को सेम बना देते हैं या y की टर्म को। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये अगर इस तरीके से होता x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे होता 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 14। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, या तो x की वैल्यू सेम बनाते। अब x की वैल्यू 4x कैसे करोगे, जब आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एंड व्हेन आई से पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 4x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 आपका y से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 आपका कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरीका ये था, या आप इसको 2y बना लेते तो कर लेते। ठीक है, चलो पहली चीज समझ आ गई कि हम इक्वेशन में x या y की टर्म को सेम बनाते हैं। अब इस केस में तो हमारे पास ऑलरेडी सेम था तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसको हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। अब इसमें फिर से अगर मान लो ये ऐसे होता, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 एंड 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होता। तो अब अगर मैं इसको ऐड करती तो क्या होता, 4 प्लस 1 5x एंड 2 प्लस 2 4y एंड 14 प्लस 6 20। तो यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो मुझे एक नई इक्वेशन मिल गई। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन होती, इस तरीके से होता, तो हम कहते कि भैया प्लस कर, हमें क्या एलिमिनेट करना है, या तो x की टर्म्स को एलिमिनेट कर दो या y की टर्म्स को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते कि यार एक काम करो, ये दोनों टर्म्स तो सेम है, इनको प्लस करने की जगह माइनस कर दो। तो जब आप प्लस करने की जगह माइनस करते तो साइन चेंज होते हैं, और सबके साइन चेंज होते हैं। जैसे ये प्लस का है माइनस आ गया, ये प्लस का है माइनस आ गया, ये प्लस का है माइनस आ गया। तो अब इसको ऐसे करते हैं, x माइनस 4x, तो क्या होगा 4 में से 1 गया 3x, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन तो माइनस 3x। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 2y में से 2y गया 0 एंड यहाँ पे बचेगा 14 में से 6 माइनस, मतलब आगे वो कर लोगे तुम, समझ में आ गया। अब इधर हमारे पास साइन भी अलग अलग, तो कोई मेहनत नहीं करनी, प्लस कर दो, 4 प्लस 1 5x प्लस माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 14 और 6 20। तो x हमारा क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 5, मतलब ये आ गया 4। तो आपने देखा हमने दूसरे मेथड से किया, लेकिन x की वैल्यू अभी भी सेम आई है। और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू। जैसे यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, x हमने निकाल लिया 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, तो 2y हो जाएगा 6 माइनस 4, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 में से 4 माइनस करोगे 2 अपॉन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1 आ गया। जैसे सब्स्टिट्यूशन में आपका 4 और 1 आया था, यहाँ पे देखा था ना 4 और 1 आया था, आपने एलिमिनेशन से किया, आपका 4 और 1 आया। इवन इसको जब हम ग्राफिकली करेंगे तब भी 4 और 1 ही आएगा। करके देखिए ग्राफिकली, या पहले चलो यहीं पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, देन हम ग्राफ वाले पे एक साथ चलेंगे। चलो जी क्वेश्चन पढ़ो। अब कहोगे हम कहाँ 2x प्लस 3y और ये सब पढ़ा रहे थे और सीधा क्वेश्चन ले आए, इतना खतरनाक। क्योंकि देखो पर्याप्त सीरीज आपके पास है, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं, इजी भी डिफिकल्ट भी, जो भी लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन थे हमने सब डिस्कस कर लिए। यहाँ पे मैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन ही ले रही हूँ, एकदम ऐसे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं ले रही मैं, ठीक है। तो अब इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक इक्वेशन है 2 अपॉन में रूट x प्लस 3 अपॉन में रूट y इक्वल्स टू 2,
और दूसरी इक्वेशन है 4 अपॉन में रूट एक्स और माइनस 9 अपॉन में रूट वाई इक्वल्स टू -1। अब ये इक्वेशंस है तो इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुनना। इसमें वैसे हम बाकियों में क्या करेंगे कि x की वैल्यू सेम बना लो, y की वैल्यू सेम करा दो, एलिमिनेट कर दो। बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशन लग रही है तो सब्स्टिट्यूशन से कर दो, इस तरीके से करोगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक तो रूट ऊपर से अपॉन में, तो भैया थोड़ा बड़ा कार्यक्रम लग रहा है, तो सिंपल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में लेट कर लिया हमने 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि देखा जाए ये किस तरीके से है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन रूट एक्स के, तभी तो ये 2 अपॉन रूट एक्स आया है कि नहीं। सो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि 1 अपॉन रूट एक्स कुछ भी ले लो, मान लो हमने u ले लिया, ठीक है। एंड यहीं पे ही सेम 1 अपॉन रूट वाई हमने क्या ले लिया, v ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो इक्वेशंस को मैं कैसे चेंज करूंगी। 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स था तो 2u हो गया, प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई है और 1 अपॉन रूट वाई v है, तो ये हो गया 3v इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से मैं इक्वेशन इसमें कितना इजी बना के ले आई इसको। सेम ये चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब इसको ऐसे समझना बच्चे, जैसे 4 अपॉन रूट एक्स है तो ये बेसिकली है 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये हो गया 4 और 1 अपॉन रूट एक्स क्या लिया है हमने, u, तो ये बन गया हमारा 4u माइनस 9 इंटू में 1 अपॉन रूट वाई है, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट वाई v है, सो ये हो गया 9v इक्वल्स टू -1। ये जो समझाया रब कर देती हूँ। सो ये हो गया जी -1। तो अब देखो जरा, अब तो ये इक्वेशंस बहुत सिंपल लग रही हैं कि नहीं लग रही। अब आ जाओ जरा, इतनी सिंपल लग रही है तो अगर मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाहती हूँ तो एक इक्वेशन है 2u और यहाँ पे 3v है, यहाँ 4u और 9v है, तो दो ऑप्शन है। या तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा 4u हो जाएगा, या क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो पूरे को 3 से कर दो, ये हमारा 3 3 जा 9v बन जाएगा। सो सेकेंड चीज़ करके देखती हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। सो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 u प्लस 3 3 जा 9v एंड 3 2 जा 6। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन ये बन गया। अच्छा मैं तो ऐसे करके दिखा रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। जैसे ये मैंने लिखा ना लेट दिस, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ से हमें इक्वेशन 3 और 4 मिल गई। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3, ऐसे करके पूरा लिखना, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास और यहाँ वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं। सो 4u माइनस 9y इक्वल्स टू -1। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और ये मेरे पास दोनों सेम 4u आ जाते तो मैं इनको माइनस करती, क्योंकि दोनों प्लस किए हैं। यहाँ मैंने कन्वर्ट किया, ऑलरेडी प्लस माइनस है तो मेहनत नहीं करनी है हमें। सिंपल ये प्लस करो, 6 4 10u, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचेगा 6। वैसे तो हम प्लस करें लेकिन वो -1 है तो क्या होगा, 6 में से 1 गया 5 आ जाएगा। सो u हमारा आ गया 5 अपॉन में 10 विच मीन्स 1 अपॉन 2। तो u की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस u की हेल्प से इसको इस इक्वेशन में डालो या इस इक्वेशन में, या जो नई इक्वेशन बनाई थी उसमें, वहाँ से v की वैल्यू निकाल लो। तो चलो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। सो u की जगह 1 अपॉन 2 माइनस 9v इक्वल्स टू -1। सो ये कैंसिल होगा, ये आ गया 2। सो 2 माइनस 9v इक्वल्स टू -1, ये है -9v -1, इधर जाके ये हो जाएगा -2। सो -9v एंड वी हैव माइनस प्लस, सो ये आ गया -3। इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा, पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ये आ गया 3 अपॉन में 9। सो कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 3। सो v की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3। लेकिन बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहीं पे ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि हो गया। लेकिन आपको बच्चे x और y की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल जो है, कैसे सिंपल है भाई, u और v की वैल्यू आगे जो लेट किया था जरा उस पर चल लेते हैं। सो हमने लेट क्या किया था, 1 अपॉन रूट एक्स को हमने लेट किया था u। सो ये हो गया 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू u कितना है भाई साहब, u आया है 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे रूट है तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते दोनों का। उससे पहले रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे रूट एक्स, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2। अब दोनों का मैं कर रही हूँ स्क्वायर, इजी हो जाएगा ना, यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ये आ गया x और 2 का स्क्वायर
4 हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली y भी यहाँ से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, 1/√y इक्वल किसके था, v की वैल्यू हमने 1/3 निकाली ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ 1/3 है, तो फिर से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ही आ जाएगा, √y इक्वल्स टू 3। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूट हटाना है हमें। सो ये आ गया y इक्वल्स टू 3 3 9। सो y की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो यही क्वेश्चन में करना था, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब अगर बहुत खाली टाइम हो कि कुछ नहीं, पेपर तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करके आंसर भी चेक कर सकते हो, बट टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले ग्राफ के जो चुन्नी मुन्ने से क्वेश्चन छोड़े थे उन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो अभी हम देख के आए सॉल्यूशन निकालने में, अगर पेयर ऑफ सॉल्यूशन है सो उसका क्या मतलब है, आपने ऐसी x और y की वैल्यू निकाली जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लिया, एलिमिनेशन मेथड से देख लिया, अब बारी है ग्राफिकली देखने की। सो ग्राफिकली इसको कैसे देखते हैं, आपके पास ये दो इक्वेशन है, बेसिकली आप कह सकते हो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आपने x की कुछ वैल्यू डाली, y की वैल्यू निकाल दी, x की कोई और वैल्यू डाली, y की वैल्यू निकाली, ऐसे ही आपने दोनों इक्वेशन में 2 3 3 बार किया और उन वैल्यूज का ग्राफ बना दिया। करें कर करके समझे, तो एक एक इक्वेशन लिखते हैं। पहले हमने ले लिया x + 2y इक्वल्स टू 6। अब क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है, y निकालना है। एक तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि कुछ भी x की वैल्यू डालते रहो और निकालते रहो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 1 डालती तो ये क्या हो जाएगा, 2y, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2y, 6 - 1 मान उधर जाएगा ना, तो 2y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू आ गया 5/2। तो या तो फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में, चलो निकाल लोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो यार पॉइंट्स एकदम क्लियर है, तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, पहले ही थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। कैसे, कि देखो जो भी मैं x की वैल्यू डालूंगी वहां जाके माइनस होगी और फिर उसको 2 से डिवाइड होना है। तो मैं ऐसी वैल्यूज लूंगी कि वहां जो नंबर है ना वो ऐसा जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो उससे क्या होगा बच्चे, देखते हैं जरा। 2 यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, 6 - 2 होगा, ये हो जाएगा जी 6 - 2 4 और y आ जाएगा 4/2, मतलब 2 आ गया। तो देखो x की वैल्यू क्या ली हमने, 2 ली और y मेरा 2 आ गया। क्लियर, कुछ पॉइंट में नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे एक वैल्यू और लेनी, थोड़ा सा इसको वैसे कर लेते हैं। एक और x की ऐसी वैल्यू सोचो, तो +2y इक्वल्स टू 6, तो 2 के टेबल में आगे बढ़ जाते हैं, 4 ले लेते हैं। सो अगर मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 4 तो मेरे पास क्या आएगा, x की जगह 4 + 2y इक्वल्स टू 6। अब ये हो जाएगा 2y, हमें पता ही है 4 उधर जाके माइनस होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा तो क्या 2 ही तो आएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। सो ये आया 2 और y इक्वल्स टू आ गया 2/2 1। सो जब हमने दो कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, x की वैल्यू 2 डाली तो y 2 आया। लिख लेते हैं इसको ताकि ग्राफ बनाने में इजी रहे, x2 y2, ये हमारी पहली इक्वेशन का है। x रखा 4 तो y आया 1, ये हमारी पहली इक्वेशन का ही दूसरा सॉल्यूशन है। अब जरा नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, आ जाओ जी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ से लाइन डालते हैं एंड वी हैव 4x - 2y इक्वल्स टू 14। थोड़ा सा लेवल अप हो गया। अब आपको देखना है 4 से हम उसको मल्टीप्लाई करें और वो उधर जाके माइनस हो, 2 से डिवाइड हो। एक तो बड़ा ही सिंपल है, 4 माइनस कर दो जरा, 14 में से कितना आएगा हमारे पास, 10, 2 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो पहला ही हमने ले लिया x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 1 - 2y इक्वल्स टू 14 - 2y इक्वल्स टू, इसको वहाँ भेजो, 4 1 4, 14 में से 4 माइनस होगा, ये हो जाएगा -2y इक्वल्स टू 10 और y हमारा हो जाएगा 10/2 मतलब 5, लेकिन माइनस का था ना तो -5 होगा। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने x1 डाला तो y आया -5। अब नेगेटिव आएगा चलेगा, ग्राफ में प्लॉट करना इजी होता है, फ्रैक्शन और डेसिमल से तो बेटर ही है। चलो एक और वैल्यू देखनी है इसकी। सो अब बताओ इक्वेशन कहाँ भाग रही है, अब बताओ क्या रख के देखें, थोड़ा सा कुछ देखें। 4 1 तो अच्छा वहाँ पे कर दिया, 4 2 8, सो 8 9 10 11 12 13 14 6, हाँ तब भी हो जाएगा, 2 रख लो, सिंपल। सो यहाँ पे हमने रखा x इक्वल्स टू 2, तो इक्वेशन क्या है, 4 x की जगह 2 - 2y इक्वल्स टू 14, सो 4 2 8 - 2y इक्वल्स टू 14। इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं,
सो ये हो गया -2y इक्वल्स टू 14 माइनस 8. सो -2y इक्वल्स टू 14 में से 8 माइनस करेंगे 6. y हमारा आ जाएगा 6/2 माइनस का 3 आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. सो यहाँ पे लिख लेते हैं, जब हमने x रखा 2 तो y आया -3. अब आप सोच रहे हो कि मैम ये नेगेटिव ही क्यों आ रहा है. आप कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लो. जैसे यहाँ पे मैंने 2 रखा, 4 4 16 रख लो, 16 को उधर भेज दो, आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू आ जाएगी. तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी हमने. ठीक है, जब ग्राफ के लिए ले रहे हो आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ सोच समझ के इसलिए लिया जा रहा है ताकि हमारा डेसिमल में या वो फ्रैक्शन में ना आए. ठीक है, चलो अब मैंने 2 वैल्यूज नहीं, आप 3 वैल्यूज भी निकाल सकते हो. एक चीज और ध्यान रखना, ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पे मेरे पास, तो वैल्यूज हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, समझ जाना. तो ये बना लेते हैं अपना ग्राफ. ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. प्लॉट करते हैं जी. ये आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होगा तो परफेक्ट आंसर मिलता है. बट मैं पहले ही बता दूंगी, है ना, पता है मैम का आएगा नहीं, फटाफट पहले अपनी क्लैरिफिकेशन दे रही है, पर क्या पता आ जाए, यू नेवर नो भाई. 1 2 अपनी तरफ से तो मैं इक्वल गैप लेने की कोशिश कर ही रही हूँ. 3 और ये 4. चलो अब पॉइंट्स प्लॉट करें. सबसे पहले वाले का क्या था, x2 y2. पॉइंट्स प्लॉट करने तो आते हैं, आओ सीख ले. x2 y2 पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर गया y तक, ये आ गया पॉइंट. नेक्स्ट है जी x4 y1. x4 y1 यहाँ तक हो गया. ठीक है, अब इसकी लाइन बना लेते हैं. पहले इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और रेड की लाइन, रेड डॉट्स की रेड से ही बनाएंगे. सो ये कैसे जाएगा, चलो कोई नहीं, बाद में एडजस्ट कर देंगे. यहाँ से लिया, इस पॉइंट से निकाल दिया और इसको फिर ऐसे. आपको मेरे पास ग्राफ नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ फायदे तो है ना बोर्ड के, तुम तो एक ही बार लाइन बनाओगे, मैंने ऐसे लाइन को टेढ़ा बेढ़ा कर लिया. ठीक है, सो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन की, जिसको हमने रेड कलर से बना दिया. तो जी कुछ डिफरेंट करने के लिए, ब्लू कलर तो दिखेगा ही नहीं, लाइट पर्पल कलर ले लेते हैं. अरे पर्पल तो पहले से है भाई, ये वाला ले लेते हैं, अलग सा कलर है कोई. ठीक है, चलो अब दूसरी इक्वेशन बना रही है x1 y y5. तो ये 1 है और -5 बनाने की जरूरत ही नहीं समझी मैंने, यहाँ पे समझ लो इधर तक आएगा. ठीक है ना, ये समझ लेना, यहाँ पे -5 है, समझ जाया करो यार तुम. ठीक है, x1 y -5. अब x2 y -3. तो ये 2 और ये -3. ठीक है ठीक है ठीक है. चलो अब ज़रा इसकी लाइन बनाते हैं. सो लाइन इस तरीके से बनानी है कि दोनों पॉइंट्स को कट करे, और दोनों पॉइंट्स को ये कट करती हुई कैसे जाएगी, जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा. ये लीजिए, यहाँ से एडजस्ट किया, दूसरे पॉइंट को लेने के लिए थोड़ा सा इधर एडजस्ट किया. ठीक है, दोनों पॉइंट्स आ गए हमारे, बन गई लाइन. सो ये हमारी लाइन बन गई पहली इक्वेशन की, और ये कलर वाली लाइन बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन की. अब जब हम ग्राफिकली करते हैं ना और हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन मिलता है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से. जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो होता है उसका सॉल्यूशन. हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन. सो यहाँ देखो ये लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट तो ऑलरेडी मार्क्ड है. क्या था इसके, हमारे क्या थे कोऑर्डिनेट्स, पहले x वाला लेते हैं, सो 4 और y वाला 1. तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 1 आया है क्या आंसर. अभी जब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किया था तो क्या आंसर था, मतलब मैम को तो आंसर पहले से पता था, लेकिन ग्राफ देख लो यार कितना एक्यूरेट बना है. तुम कह नहीं सकते कि ग्राफ पेपर नहीं था तो बढ़िया काम नहीं हुआ. ठीक है, समझ में आ गया, ओके क्लियर. सो ग्राफिकली इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चे. 2 3 जितने मर्जी आप पुट करके देख लेना, जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है वो आंसर होता है. ठीक है, आप जरा फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बट क्वेश्चंस लेने से पहले इसको इधर करते हैं. और एक चीज मैं समझाती हूँ आपको. देखो, मान लो मैं आपको एक पॉइंट प्लॉट करने के लिए देती हूँ कि बच्चे पॉइंट प्लॉट करो 0 और 2. ठीक है, सो 0 का मतलब क्या है बच्चे, जो पहला होता है वो होता है x के लिए और दूसरा y का. ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ी हुई है हमने चीजें. सो अगर x 0 है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 और y पे जाएगा जी 1 2 3 इस तरीके से. तो जब पॉइंट प्लॉट करोगे तो किधर प्लॉट करोगे, सो देखो x 0 है और y 2 है, 0 इधर मानेंगे तो x 0 y 2,
पॉइंट कहाँ बना, यहाँ पे। सो जब x 0 था तो पॉइंट किधर बनता है, y एक्सिस पे, क्योंकि x ने तो कुछ बताया ही नहीं अपना नंबर। सिमिलरली इसका उल्टा कर लो, अगर मैं पॉइंट्स देती आपको 1 और y मैंने दे दिया 0, तो इस केस में क्या होता जी, ये तो x का तो 1 ये रहा, लेकिन y का कुछ नहीं है, सो वो कहाँ, यहीं पे ही प्लॉट हो जाता। सो हमने देखा कि जब y वाला कोऑर्डिनेट 0 था तो वो कहाँ बना, हमारा x एक्सिस पे बना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट अगर y एक्सिस पे है मतलब x 0 है, पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो मतलब y 0 है। ठीक है, चलो आओ चेक कर लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। सो नाउ द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू a, कैसी इक्वेशन है ये, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। अभी इक्वेशन कैसे आ सकती है भाई, सिंपल सी बात है, मान लो x है यहाँ पे और प्लस 0y हुआ इक्वल्स टू a हुआ, तो ऐसे ही तो लिखोगे, x ये तो 0 हो गया इक्वल्स टू a, ऐसी इक्वेशन ही तो होगी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू, हमने कहा था ना भैया एक का वो 0 दूसरे का वो 0 चलेगा, तो मान लिया भाई इसमें भी 0x प्लस y होगा, सो इसलिए ये गायब हो गया, हमें सिर्फ इक्वेशन ऐसी मिली। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ग्राफिकली, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उनकी जो लाइंस है वो पैरेलल आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी, इंटरसेक्टिंग आएंगी, कैसी आएंगी। ठीक है, तो बना के देख लेते हैं। ये लिया हमने ग्राफ पेपर, अब यहाँ पे कोई नंबर होता तो कितना इजीली बना लेते, यहाँ पे इन्होंने ए बी दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे ऐसा ही है, ए बी सी, वाई वाला भी ए बी सी। ठीक है, अब पुट करो x इक्वल्स टू a, अब x इक्वल्स टू a और तुम्हारा y इक्वल्स टू b है, ऐसी इक्वेशन है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कहाँ किया होगा, पहले तो ये देखो x इक्वल्स टू a, कहाँ मतलब अगर x की वैल्यू दे रखी है सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये a है और y तुम्हारा 0 है, कहाँ प्लॉट करोगे, a और y 0 इधर प्लॉट करोगे। ठीक है, अब दूसरा y इक्वल्स टू b, मतलब यहाँ x 0 हो गया और y तुम्हारा b हो गया, 0 भी प्लॉट करना है, किधर करोगे, इधर करोगे। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे ये है, इसकी लाइन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी, तो ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं बच्चे, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को नेम कैसे, अच्छा पहली चीज तो ये पता चल गई, ना तो ये पैरेलल है ना तो ये कोइंसिडेंट है, ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे पहले जब भी पॉइंट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले x एक्सिस का लिखते हैं, तो वो है a और y एक्सिस का है b, सो मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए बी। सो ऑप्शन देख लो कौन सा वाला करेक्ट है, डी पार्ट हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वैसे तो मैं शायद ना लेती कि मेरे बच्चे इतने समझदार है क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ गलती हो सकती है तो मैं इस क्वेश्चन पे आई हूँ। गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशंस बाय लाइंस ए बी, एक लाइन ये ए बी है, एक लाइन ये सी डी है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड लाइन x इक्वल्स टू ए। ठीक है, x इक्वल्स टू ए वाले बाद में जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, हम बस ये देख लेते हैं कि अच्छा एरिया और ट्राइंगल निकालना, और सबसे पहले आइज में शायद दिख जाए कि ये रहा ट्राइंगल, तो लगाया अपना फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, निकाल दिया, और जान के ये ऑप्शन ऐसा देखते हैं कि अगर तुम ये गलती करोगे तो वो ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चे अगर हम ध्यान से देखिए, आप सोच रहे हो कि मैम इसमें गलती क्या है, अच्छा इसमें करते कैसे, अगर मान लो ये ट्राइंगल होता तो हम करते हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस क्या है यहाँ से, अच्छा इसको मैं रब करके बताती हूँ, बेस क्या है 1 2 3, तो ये लो जी हाफ बेस कितना है 3 यूनिट्स है ना, इनटू में हाइट देख लो, हाइट ये होती, सो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये लो जी 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया 3, जान के इन्होंने 3 दे भी रखा है कि हो गया जी करेक्ट। लेकिन 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 इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब उन्होंने ट्रायंगल की बात करी तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड द लाइन x इक्वल्स टू ए, सॉरी x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 जब होता है तो कौन सी लाइन बनती है, कहाँ होती है, किसकी बात हो रही है, y एक्सिस की, क्योंकि भैया अगर x 0 हो गया तो जो भी प्लॉटिंग होगी वो y एक्सिस पे होगी, मतलब y एक्सिस और ये हमारी ए बी और ये हमारी सी डी, ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है बच्चे, इस वाले ट्रायंगल का निकालना है
एरिया। तो मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो जी, डन 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 डन, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तरीका वही रहेगा, हाफ बेस इनटू में हाइट। अब जरा फिर से साफ सुथरा बना देते हैं। अब इसका बेस क्या है, ध्यान से देखना, यूनिट्स काउंट करनी है हमें सिर्फ। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, एक स्क्वायर 1 यूनिट, ठीक है ना। 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। कोई मतलब नहीं है वो माइनस क्यों चला गया, भैया तुम तो डिस्टेंस देख रहे हो ना। सो ये कितनी हो गई, 6 यूनिट। सो ये हो गया हाफ, बेस कितना हुआ 6। अब हाइट देखो जरा, हाइट कितनी यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट हाइट है। सो यहाँ पे आ गया 2, 2 से 2 गया, ये आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। आंसर कहाँ है, 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना है, कोशिश करनी है 2 बार क्वेश्चन पढ़े कि हम कुछ मिस ना करें। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के तो ये तो हम कर चुके, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया। अब चलते हैं इस चैप्टर की जो धक 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 वाली चीज़ है। वैसे धक धक वाली चीज़ नहीं है, तुम लोगों ने बना रखी है, क्योंकि जब तो हम ऐसे कर रहे थे कि चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करें, तब तो लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, और हो गया क्वेश्चन। लेकिन जब एग्जाम में जब सैम्पल पेपर्स करने बैठते हैं ना, तब क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आता यार ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है या ये क्वाड्रेटिक का। क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी ऐसे होते हैं कि फादर की एज ये है, सन की एज ये है, तो दिमाग में क्या आता है यार, एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो। लेकिन वहां पे करते नहीं भाई, इनके बीच का रिलेशन क्या दे रखा है। सो अगर एक एक्स है तो दूसरा x+4 है या x+7 है, जो व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि समझ में नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम्स में कि क्वेश्चन हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है या क्वाड्रेटिक का है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देती हूँ। पहली चीज ना, ये कंफ्यूजन है किस लिए, क्योंकि अगर जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया ना, ये जो क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा सकती हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि बेटा यहाँ पे मैंने मान लिया लीनियर पेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, दोनों तरीके से हो सकता है। करके दिखाएं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करोगे ना, फिर चीजें याद रहेंगी, फिर समझ में आएगा कैसे जज करना है, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा ही तो लगेंगे, लगा लेते हैं। आ जाओ जरा। सो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज 8। तो 2 नंबर्स हैं जिसका सम है 8। अब लीनियर पेयर तो 2 वेरिएबल वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेट 1 नंबर बी x एंड अनदर नंबर बी y। तो पहला दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब x प्लस y मेरा इक्वल हो गया 8 के, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा बोला है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना। इनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल होगा किसके, 8/15 के। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको लीनियर से करने का सोचा है, अब दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी कि यार ये कैसी इक्वेशन है, हमें तो एक्स वाई की टर्म्स में चाहिए। कोई बात नहीं, जरा इसको वो करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सो ये आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे मेरे पास आएगा y प्लस एक्स, और ये आएगा 8/15 एज इट इज। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है यार, ये एक्स वाई क्यों आ गया। तो पता है क्या बोला जाएगा कि कोई बात नहीं, इस एक्स वाई को आने दो, कुछ नहीं कहता, ये यहाँ से वैल्यू डाल दो y प्लस एक्स। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि अगर मुझे लीनियर पेयर का मैंने मान लिया, दोनों को अलग अलग एक्स और वाई ना मान लिया, और अब मैं इसको सॉल्व करने में लगी हुई हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं आपको यही बताऊंगी, कहीं भी आपको ऐसे आके फंस जाओ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन को सोचो लीनियर पेयर का और एक्स और वाई देख लो, जहां ये एक्स वाई साथ में आ जाए समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक से ज्यादा आसानी से हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि लीनियर पेयर से हो नहीं सकता, मैं भी करके भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन आपको खुद लगेगा यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और जब मैं क्वाड्रेटिक से कराऊंगी तो आपको ईजी लगेगा। तो जब भी यहाँ पे आके अटक जाओ तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ज्यादा आसानी से होगा। चलो लेकिन हम इसको भी करते हैं। मान लो बिल्कुल ढीठ हो ही जाओ कि नहीं भैया लीनियर पेयर का क्वेश्चन है, मैं करके दिखाऊंगी। तो देखो y प्लस एक्स क्या है, 8 के इक्वल है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 8। कलर क्यों चेंज हो गए तुम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 8 अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स टू 8/15। 8 से 8 कैंसिल हो गए, ये मेरे पास आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू 15। अब जो मुझे दो इक्वेशन चाहिए होती है, एक तो x प्लस वाई वाली हो गई, दूसरी मेरे पास आ गई ये एक्स वाई। हमें क्या कट तो कर नहीं पाएंगे, एलिमिनेशन वगैरह तो कर नहीं पाएंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि कब हम आसानी से सॉल्व कर पाते। ये है x प्लस वाई, अगर मेरे पास x माइनस वाई होता, तो अगर मेरे पास होता x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग, ईजी हो जाता। तो हम कहते हैं हाँ हो जाता इजी, तो कर लेते हैं इसी को ही। कैसे, हमने बस कहा कि एक फॉर्मूला बता रहे हैं, x माइनस वाई हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
2xy। अब इसमें तो कुछ गलत नहीं बोला हमने, लेकिन क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, क्या मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स वाई की चलो फिर भी है, तो इसमें फिर दिमाग लगाएंगे और फिर दिमाग लगा के सोचेंगे कि जैसे x माइनस वाई है, अच्छा ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है मैंने, ऐसे ही हमारे पास x प्लस वाई भी। तो अब तुम ये देख लो कि क्वेश्चन सिर्फ लीनियर पेयर के करने की वजह से कितना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, ठीक है। सो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब हम सोचेंगे यार हाँ x प्लस वाई तो मेरे पास है 8 का स्क्वायर 16, ये तो है मेरे पास। सो अगर मैं यहाँ पे इन सब की जगह x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूँ तो कितना इजी हो जाएगा, है ना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं मान रही हूँ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वे में लेके जा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ ये फर्क है कि कब क्वेश्चन लीनियर पेयर से करना है, कब क्वाड्रेटिक से करना है। जब आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल ना बने तो उसको समझ लेना क्वाड्रेटिक है। कुछ क्वेश्चन तो पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में से, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करती है, ठीक है। चलो फटाफट से यहाँ वापस आ जाते हैं। अच्छा मैं बता भी इसलिए रही हूँ कि किसी को अगर इससे करना होगा तो वो कर पाएगा। सो ये हो जाएगा ऐसे, बिकॉज ये एक पूरा करेक्ट सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं बना रखा है कुछ। सो अब मुझे यहाँ पे x प्लस वाई, अब मुझे यहाँ पे प्लस 2xy चाहिए, इधर है माइनस 2xy, तो मैं क्या करूँगी ना, और दिमाग लगाऊंगी कि माइनस 2xy तो है ही, अगर मैं इसके साथ ऐसे लिख दूँ प्लस 2xy और माइनस 2xy, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया। लेकिन कैंसिल नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अपना फॉर्मूला बना रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, माइनस माइनस 2 2 4 xy। देखा तुमने, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन हो तो रहा है, देखो। सो ये हो गया x माइनस वाई, और मान लो रूट मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखो ये आ गया जी अंडर रूट में x प्लस वाई, कितना था हमारे पास 8, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर माइनस 4 xy कितना था 50, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है भैया। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 4 जा 60, तो ये क्या आ गया जी हमारे पास, अंडर रूट में 64 में से 60 माइनस करो, ये आ जाएगा 4। सो दैट मीन्स आपके पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई, और ये अभी प्लस 2 माइनस 2, चलो अभी सिंपल समझाने के लिए ले लिया तो मैंने सीधा प्लस 2 ले लिया। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ गया, और ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया, बिकॉज हमें थोड़ी पता है 4 प्लस माइनस दोनों हो सकता है। लेकिन 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 आपके पास अब दो इक्वेशन आ गई, कैसे बच्चे, एक इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या थी, x प्लस वाई 8 के बराबर था, और अब हमने ले आए कि x माइनस वाई इक्वल है 8 के, या फिर कॉम्प्लिकेटेड 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 x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 है। भाई साहब आप 8 कैसे आ गए, 2 है, ठीक है। चलो अब ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x 8 9 10 x इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस सॉरी ये कट जाएगा, ये आ गया 2x, और ये आ गया 8 में से 2 गया 6 आ गया, x इक्वल्स टू 4 आ गया। ऐसा ही है ना, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने जल्दी जल्दी में, 3 आया है पहली बात तो। मतलब ये समझ लो कि मैं ही इतना परेशान हो रही हूँ तो तुम कितना परेशान होगे, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसमें भी कोई घबराहट की बात नहीं, यहाँ पुट करो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो y आ जाएगा 8 माइनस 5, तो कितना आ गया, 8 में से 5 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, और जब तुम x की वैल्यू 3 रखोगे तो प्लस 5 8, तो y तुम्हारा आ जाएगा 8 माइनस 3, तो y आ गया 5। तो दोनों ही केस में दो नंबर्स हमें क्या मिले, या तो 3 या तो 5, तो आंसर तो सही आ गया, हमारा आंसर तो यही आएगा। लेकिन हम यहाँ से समझना क्या चाहते थे बच्चे, कि क्वेश्चन पता कैसे चलेगा कि मैम क्वाड्रेटिक से करना है या फिर लीनियर से। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि बच्चे दोनों तरीके से हो सकता है। कितना कॉम्प्लिकेटेड गया है तुमने देख लिया। अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक से करें, सो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक से करती तो मैं क्या करती, सम ऑफ टू नंबर इज 8, तो एक नो तो हम ऐसे लिख देंगे, एक नंबर तो हमारा x हो गया, लेट वन नंबर भी x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिंपल 8 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जब मान लो भैया एक नंबर ये है प्लस समथिंग करेंगे और उसको प्लस करके 8 आ रहा है, तो ये जो समथिंग है ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस x हो जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक चैप्टर करेंगे अभी, बट समझ तो गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। अब देखो सम ऑफ टू नंबर्स ये एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अब इनके रेसिप्रोकल का 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, इनके रेसिप्रोकल का कितना आया 8/15। तो चलो इनको साथ में लो, ये हो गया जी x, ये हो गया 8 माइनस एक्स, तो यहाँ से
8 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे x नहीं है, x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया और इक्वल चल रहा है 8/15 के, 8 से 8 कैंसिल हो गया। सो ये आ गया 1 में x मल्टीप्लाई कर लो, चलो 8 इंटू एक्स 8x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कट गया 1/15 आ गया। अब कहोगे थर्ड चैप्टर में फोर्थ चैप्टर घुमा दिया, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15 आ गया, इन सबको वहाँ भेज दो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और 8x माइनस का हो जाएगा और 15 पहले ही पॉजिटिव है यहाँ पे इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 15 आए लेकिन प्लस माइनस करके 8 आए। सो 5 3 15 होता है, तो अरे 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 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया जी x माइनस 5 एंड यहाँ से कॉमन लेंगे -3, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 5 मतलब x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5। वहाँ पे भी दो वैल्यूज़ 3 और 5 आई थी, यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ 3 और 5 आई थी, आपके सामने है। कौन सा तरीका आसान है? गलत वो भी नहीं है लेकिन लेंदी कितना था, ये ज़्यादा इजी हो गया। तो आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ रहा है कि यार ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है या ये तो लीनियर पेयर से हो जाएगा, तो इतने कर रखे हैं। जैसे हमने वो जो तुम्हारे बोट वोट वाले क्वेश्चन आते हैं कि वो स्पीड ऑफ बोट इतनी है, तो पढ़ के पता चलेगा क्वाड्रेटिक से ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप ऐसी इक्वेशन बनाओगे, हर क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है ना, सोचो लीनियर पेयर का है, दोनों अपने ले लो, x ले लो एक y ले लो, जहाँ पे भी इक्वेशंस दोनों सेम सेम बन गई, जैसे ये बनी x प्लस y इक्वल्स टू 8, दूसरी भी कुछ ऐसी बन जाती 2x प्लस 3y करके ऐसे कुछ, तो समझ लेना लीनियर पेयर से हो जाएगा। लेकिन जहां भी ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो समझ जाना कि क्वाड्रेटिक से ज़्यादा आसानी से होगा। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई। इसके बाद कोई बच्चा ये मत करें कि मैम पता नहीं चलता कि ये लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का। ठीक है, चलो अब कुछ थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज द टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ फिक्स रेंट, एक तो उन्होंने बोल दिया कि एक फिक्स रेंट है ऑफ द हाउस एंड मेस चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल। तो भैया जो रेंट है वो तो फिक्स ही है, वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो मेस के चार्जेस, अब जितने जने हैं वो उतना खाना, उतने लोगों का खाना होगा, तो वो पर पर्सन के हिसाब से है। द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज 3900 फॉर 2 पीपल। 2 जने अगर रह रहे हैं तो 3900 का मतलब टोटल आ रहा है, जिसमें रेंट भी है जो फिक्स अमाउंट है और 2 जनों का मेस का खर्चा, ठीक है। और अगर 5 जने रह रहे हैं तो ये 7500 हो गया, जिसमें अगेन फिक्स है आपका जो वो भी होगा और साथ में 5 जनों का मेस चार्जेस। फाइंड द रेंट ऑफ द हाउस एंड द मेस चार्जेस पर हेड। सो देखो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है क्वाड्रेटिक का है या लीनियर पेयर का है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन, दो वेरिएबल, दो अलग अलग चीजें, उनके बीच में कोई लिंक नहीं दिखाया। मेस चार्जेस का लिंक नंबर ऑफ पीपल के उसके हिसाब से दिखाया, रेंट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक का हो ही नहीं सकता, ये लीनियर पेयर का है। तो हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज रेंट है, सो लेट दी फिक्स्ड रेंट चार्ज या लेट दी रेंट चार्ज बी एक्स। तो एक चीज हमने एक्स ले ली। नाउ मेस चार्ज जो है, मेस के जो चार्ज है वो हमने मान लिया वाई है, ठीक है। अब जैसे पहला केस है जहां पे 2 जने रह रहे थे, ठीक है। सो इफ 2 पीपल आर स्टेइंग टुगेदर, तो अब देखो रेंट तो उतना ही रहेगा जगह का, तो उनको रेंट तो भरना ही पड़ेगा, प्लस जो मेस चार्ज है, क्योंकि 2 जने, मान लो फॉर एग्जांपल एक बंदे का 100 रुपए है तो 2 बंदों का 200 रुपए हो गया। सो बेसिकली क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 2 जने हैं। और कितना खर्चा हो रहा था इनका भाई, 3900, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो यहाँ पे अभी ये हमने देखा 2 जनों का, अब यही चीज हम देखें बाकी का कितना दे रखा है, 5 पीपल। अब अगर 5 जने रह रहे हैं बच्चे तो अगेन रेंट तो उनको देना ही पड़ेगा, जो फिक्स है हमारा एक्स है, प्लस अब 5 जनों का मेस चार्ज कितना होगा, सेम एग्जांपल 100 रुपए एक बंदे का है, 2 जनों का 200 रुपए, 5 जनों का 500 रुपए हुआ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 100 से। सो ये हो जाएगा 5y और इनका कितना खर्चा हो रहा है टोटल 7500। अब आपके पास ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x तो सेम ही है तो इजी है सॉल्व करना, यहाँ पे कर रही हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड से। सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3900 एंड देन x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है 7500। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस जब करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, ये हो गया माइनस,
ये भी माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ठीक है। सो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3y, लेकिन माइनस, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सिमिलरली यहाँ पे बड़े वाले के साथ माइनस का है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब 15 में से 9 माइनस, ये तो समझ गए ना भाई कि 75 बड़ा है तो उसमें से 39 माइनस में करे ऐसे वो उल्टा ही रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये 6 आ गया, ये हो गया हमारा 6 में से 3 गई आ गया 36, तो ये आ गया 36 और माइनस से माइनस कैंसिल। y हमारा कितना हो गया 3600 अपॉन में 3, विच मीन्स y इक्वल्स टू हो गया 1200। सो y की वैल्यू आ गई 1200। ये क्या है, मेस के चार्ज है। और अब फिक्स रेंट अगर हमें निकालना है, यहीं पे निकाल लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, जैसे ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं। सो वी हैव x प्लस 2y कितना है 1200 इक्वल्स टू 3900। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 12 इंटू 2 इज 2400 इक्वल्स में है 3900। सो x इक्वल्स टू आ गया 3900 माइनस 2400। सो ये आ गया जी 0 0। देन 4 5 6 7 8 9। सो ये आ गया 5 एंड 1। सो दैट मीन्स रेंट फिक्स जो प्राइस है रेंट का दैट इज 1500 और मेस चार्जेस है 1200, ठीक है। डन, क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ 2 digits of a 2-digit number is 9. The number obtained by interchanging. Again, जहाँ ये interchanging वाले क्वेश्चन होंगे ना, जैसे हमने देखा रेसिप्रोकल वाला जो था वो हमारा ज़्यादातर क्या है क्वाड्रेटिक में होता है, लेकिन जहाँ डिजिट्स इंटरचेंज करें, इंटरचेंज का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है 34, रैंडम ले रही हूँ मैं, इंटरचेंज करने का मतलब ये हो जाएगा 43, समझे। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे 3/4 है, रेसिप्रोकल किया 4/3 हो गया। इंटरचेंज करने का मतलब है ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, तो जो आपका 1s प्लेस पे है वो 10s प्लेस पे आ गया, जो 10s प्लेस पे है 1s में। सिंपल है यार। 12 को इंटरचेंज करना है 21 हो गया, 36 को इंटरचेंज करोगे 63 हो गया, समझ गए ना। अब देखो क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स, सो सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर 2 डिजिट मान लो, चाहे इसमें ना एक कंफ्यूजन ये रहती है, जैसे एग्जांपल नंबर है 34, अब मान लिया मैंने इसको x लिया, इसको y लिया, एक ही तरीका है। या हम बोलते हैं 1 डिजिट वाले को, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, आंसर दोनों केसेस में ही ठीक आएगा। बस ध्यान रखना है जब इंटरचेंज करें, ठीक है। अभी एक दो चीजें समझने वाली है इसमें, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना। आगे देखो, अच्छा तो दोनों को दे रखा है कि उनका सम 9 है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेट 1s प्लेस वाली जो डिजिट है उसको मैं y ले रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी 10s प्लेस पे ले लो, किसी को भी 1s प्लेस पे ले लो। यहाँ पे भी मैंने ले लिया इसको x। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ मैंने कैसे लेट किया। इस क्वेश्चन में मैं साथ साथ एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझाना। तो मान लो नंबर है 34, ठीक है, दिस इज द नंबर, एग्जाम्पल है ये, ताकि आपको क्लियर समझ आता रहे। तो मैंने अब क्या किया है, 1s प्लेस वाली जो थी इसको y ले लिया, और जो 10s प्लेस वाला था इसको x ले लिया, ठीक है। आप वाइसा वर्सा भी कर सकते हो कि इसको x ले, इसको y लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो, तो आप क्या लाइन बोली थी, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इन दोनों का जो सम है, पहले क्या बोल दिया उन्होंने कि x प्लस y करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जैसे अब 4 + 3 करो, 3 + 4 करो, बात तो एक ही है। सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि पहले क्या लिखना है। आगे देखो, जब उन्होंने बोला द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द नंबर गिवन नंबर बाय 45, फाइंड द नंबर। अब देखो यहाँ पे, जब भी हम, ये तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई, जब भी एक नंबर को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास है 34, तो अब इस 34 को हम कैसे लिखेंगे, 30 + 4, इस तरीके से लिखा जाएगा। विच मीन्स 4 क्या है मेरा, y लिया है मैंने, और ये 30 कहाँ से आया, x में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 10x + y, ये हमारे पास नंबर बन के आएगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। और इसी को ही जब मैं इंटरचेंज करूंगी, इसी को ही अगर मैं इंटरचेंज करूं बच्चे, ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ लिख देती हूँ, ये तो हो गया ओरिजिनल नंबर। सो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या हो गया बच्चे, 10x + y, ठीक है। कोई भी आपके पास नंबर हो, जैसे वो 34 का एग्जांपल ले रहे हो, लेट्स सपोज मैंने 96 ले लिया। अब इसमें अगर ये y है बच्चे और ये x है, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे,
90 प्लस 6, तो ये जो y वाला है ये तो एज इट इज लिखा मैंने, इसमें क्या हुआ 9 के साथ 0 लग गया मतलब 10x हो गया। तो हर नंबर की 2 डिजिट नंबर की फॉर्म ये होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ पे समझो नंबर था 34, लेट्स सपोज अब नंबर इंटरचेंज किया और ये हो गया 43। अभी भी ये मेरा क्या है y है, ये मेरा क्या है x है। तो अब क्या फर्क आया इसमें कि ये हो जाएगा 40 प्लस 3, मतलब अब इस बार जो हमारा x था वो एज इट इज आया है और जो y है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो गए। तो जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वो नंबर ऐसे बन जाता है। समझे इंटरचेंज करना क्या होता है? जैसे यहाँ पे था 10x प्लस y, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। जब आपने किया इंटरचेंज, आई नो थोड़ा सा ये कंसेप्ट ऐसे लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा, बट आप इसलिए मैं एग्जांपल्स लेके चल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपका ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो आपका ये हो जाएगा 10y प्लस x। कैसे हो जाएगा ये हम देख चुके हैं कि ये था जी नंबर 30 प्लस 4, तो हमारा x 3 था तो हमने लिख दिया 10x प्लस y। यहाँ पे जब आपने 43 किया तो आपका x फिक्स हो गया और y के साथ 10 आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये है ओरिजिनल नंबर, ये है इंटरचेंज वाला नंबर। अब हमें इसके बारे में क्या कह रखा है ये पढ़ लेते हैं। सो नाउ दे आर सेइंग, कहाँ गया भाई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, मतलब ये जो नंबर है ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ये मिला है बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 45, मतलब ये नंबर इस नंबर से 45 ज्यादा है। ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनाने में गड़बड़ हो जाती है। ये नंबर इस नंबर से 45 ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा ज्यादा है तो इसको ऐसे कर दो 10y प्लस x प्लस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस y। यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं भैया, वो नंबर पहले ही 45 ज्यादा है। अगर कोई नंबर है, यहाँ पे आप फिर से एक एग्जांपल लो, अगर मैं कह रही हूँ ये जो नंबर है ना इस नंबर से 2 ज्यादा है, समझो ध्यान से कंसेप्ट। अगर मैं कह रही हूँ ये नंबर इस नंबर से 2 ज्यादा है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन में ऐसे लिख दूं कि इसका मतलब अगर इसमें 2 प्लस करूंगी तो 4 आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना बच्चे। वो पहले ही बड़ा नंबर है, वो पहले ही ज्यादा है। इसका मतलब अगर ये 2 ज्यादा है, मतलब अगर ये नंबर 2 ज्यादा है तो इसमें अगर मैं 2 जमा कर दूंगी तो वो इसके बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? एक बार फिर से समझो। अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो नंबर है ये नंबर इस नंबर से 2 ज्यादा है, मतलब ये ऑलरेडी बड़ा नंबर है। अगर आप इसमें और प्लस कर दोगे तो वो और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो छोटा नंबर है उसमें अगर हम प्लस करेंगे तो वो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में अगर अभी भी आया, एक बार फटाफट से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं जरा अपनी इक्वेशन। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो इंटरचेंज करने के बाद ये नंबर ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये जो पहले वाला जो नंबर था उसमें अगर मैं 45 प्लस कर दूं तो वो इक्वल हो जाएगा नंबर को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सारे x वाले एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 10x एंड इधर से माइनस x आ जाएगा, यहाँ पे है प्लस y, इधर से माइनस 10y आ जाएगा और 45 को अगर उधर भेजते तो ये माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करो, ये आ गया जी 9x एंड यहाँ से प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस 9y, ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है और ये हो गया माइनस 45। अब देखो जरा यहाँ पे हमें 9 कॉमन मिल रहा है। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लूँ ये आ जाएगा x माइनस y, और यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन लूँ तो ये क्या आएगा माइनस 5, क्योंकि 9 5 45 होता है। फिर हमारा 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस y इक्वल है माइनस 5 के सॉरी। सो अब देखो यहाँ तक हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब कितनी आसान सी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमारे पास पहले ही थी क्वेश्चन में जो उन्होंने दे रखा था, दोनों का सम कितना 9 था। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड दूसरी है x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। अब यहाँ पे देखो y से y कैंसिल हो रहा है, ये काट देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस x 2x हो गया, और इसको भी प्लस करना है लेकिन यहाँ माइनस का साइन आ गया। सो 5 6 7 8 9 4 आएगा हमारे पास। बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। x हमारा हो जाएगा 4/2, कैंसिल करो, ये आ गया 2, तो x आ गया बच्चे हमारे पास
2। अब x की वैल्यू आ गई, y निकाल लेते हैं। सो y कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, x2 है प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y हमारा आ गया 9 माइनस 2, तो y आ गया 7। तो x है 2, y है 7, ओरिजिनल नंबर क्या आ गया, ये था हमारा, हमने ऐसे लिया था ना लाइन वाइज, तो ये 27 आ गया। अगर कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, अभी देखो हमने लिखा था ना ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, तो देख लो 10x कितना है 2 प्लस y 7, 10 इंटू 2 इज 20 प्लस 7 विच इज 27। ठीक है, क्लियर है। सो ओरिजिनल नंबर ही पूछा था ना उन्होंने, या इंटरचेंज वाला भी पूछा, इंटरचेंज वाला अगर पूछते भी हैं तो 27, दूसरा हो गया 72, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो 27 इज द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा जो कंसेप्ट समझने वाला था बच्चे इसमें, एक तो ये वाला कंसेप्ट कि ओरिजिनल नंबर जब भी 2 डिजिट नंबर होते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है, ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि जब ऐसे लिखा होता है कि एक नंबर दूसरे को एक्सीड कर रहा है, जो नंबर एक्सीड कर रहा है वो ऑलरेडी बड़ा नंबर है, तो उसमें प्लस नहीं करते, हम दूसरे में प्लस करके इक्वल कर देते हैं। ठीक है, या आप उसमें से जो ओरिजिनल जो आपका नंबर है जो बोला है एक्सीड कर रहा है उसमें से माइनस कर दो, पर वो और फिर कंफ्यूज करने वाली बात है, तो सिंपल रखो, ये नंबर एक्सीड कर रहा है मतलब ये बड़ा नंबर है, तो दूसरे वाले में प्लस कर दो, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, और वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी देख लेते हैं। A fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator and it becomes 7. Again यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला है, एक न्यूमरेटर में होगा एक डिनोमिनेटर में होगा, सो इसमें भी आपस में इनका कोई लिंक नहीं दे रखा था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसमें आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके पास बढ़िया बढ़िया इक्वेशंस बन के आराम से आ रही हैं। चलो आओ जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। A fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator and it becomes 7 when 1 is subtracted from both numerator and denominator. The numerator of the given fraction is, numerator निकालना है हमें। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे numerator be x and denominator be y। सो यहाँ से पता चला जब ऐसे फ्रैक्शन में होगा तो हम हमेशा एक्स वाई लेंगे, क्योंकि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, आप कैसे एक्स की दूसरी एक्स के मतलब एक्स के ही टर्म्स में दूसरी वैल्यू ले पाओगे। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर, अब तो अगर देखो एक्स न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर वाई है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी 4 के इक्वल। अब सोचोगे यार मैम यहाँ पे तो ऐसे अपॉन में आ गया, इसका मतलब इसको हमें क्वाड्रेटिक से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई साथ में नहीं आए, देखो ना इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई 4y प्लस 4 1 ज़ा 4। सो 1 बस बचा है उसको भेज दो, ये आ जाएगा, इधर ले आओ माइनस 4y इक्वल्स टू इधर जाके -1। सो ये आ गया x, एक मिनट, x माइनस 4y एंड 4 माइनस 1 इज 3। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, आगे सिंपल सी इक्वेशन समझ में आ गया कि जब इतनी इजी इक्वेशन आ गई मतलब क्वाड्रेटिक का नहीं है क्वेश्चन। चलो आगे देखो नेक्स्ट, इसके बारे में फ्रैक्शन के बारे में क्या बता रखा है, एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अगर आप न्यूमरेटर में से 1 माइनस करो और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करो तो फ्रैक्शन 7 बन जाएगी। फिर से सेम चीज़ ही है, तो ये हो गया x माइनस 1 और ये हो जाएगा 7y माइनस 7। सो x इधर ले आओ इसको -7y इक्वल्स टू -7 और यहाँ पे हो जाएगा +1। सो x -7 इक्वल्स टू प्लस माइनस -7 में से 1 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6, लेकिन माइनस का, तो ये हो गया x -7y इक्वल्स टू -6। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आ गई है, क्या करना है फटाफट से एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर देंगे। सो वी हैव x माइनस 4y इक्वल्स टू 3 एंड x माइनस 7y इक्वल्स टू -6। सो ये हो जाएगा, अब x से x कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस लाना पड़ेगा। सो ये प्लस ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस। अब देखो इसमें फिर हम साइन इसका देखते हैं ना कि ये वाला माइनस। सो प्लस माइनस -7 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3y। ठीक है, बड़े वाले के साथ देखेंगे कौन सा साइन है, प्लस का, ये मत करना कि माइनस का साइन है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो जाएगा अगेन प्लस प्लस प्लस, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, तो y हमारा हो गया 9/3, तो बोले तो y आ गया 3।
अब y आ गया 3, हमसे क्या न्यूमरेटर पूछा है, मतलब x पूछा है, तो इसमें पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। सो ये हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। सो ये आ गया x माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 3। तो x आ गया हमारा 3 प्लस 12 विच इज 15। सो देयरफॉर न्यूमरेटर हमसे पूछा था दैट इज 15, और पूरी फ्रैक्शन पूछी हो तो 15/3, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो आगे देखते हैं अब एक क्वेश्चन जरा और ध्यान से। सो द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज। बेटा देखो, जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन कर रहे होगे ना कि एक चीज आपको बताई और दूसरी चीज में रिलेशन बता दिया, ऐसे 6 टाइम्स या उसका टोइज है, थ्राइज है, ऐसा कुछ आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा हम कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैम जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे हमने देखा लास्ट में निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर, दो चीजें निकालनी है, हमने एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया, गलत तब भी नहीं होगा, लीनियर पेयर से भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं करके दिखाती हूँ आपको, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। आपको बता दिया है मैंने कि कैसे आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक का, कंफ्यूजन यही रहते हैं ना कि लीनियर पेयर का है क्वाड्रेटिक का, बता दिया मैंने कैसे होगा। लेकिन तब भी लगे लीनियर पेयर से करने, तो देखो आप कैसे करोगे। लेट फादर्स एज इक्वल्स टू कितना, x ले लिया आपने, देन सन्स एज y ले लिया। ठीक है, हम यहाँ पे इसको मान के चल रहे हैं लीनियर का क्वेश्चन था, तो अब क्या किया हमने, एक को x ले लिया एक को y ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो फादर की एज है वो 6 टाइम है सन की एज के, मतलब जो फादर की एज है वो सन की एज का अगर आप 6 टाइम्स करोगे। अब कुछ गड़बड़ ये भी कर देते हैं कि ये दे रखा है y इक्वल्स टू 6x हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सोच के देखो, ये सन की एज है और आप कह रहे हो फादर की एज को अगर आप 6 टाइम्स कर दोगे, मतलब अगर किसी का फादर मान लो 30 इयर्स के है, उसका 6 टाइम कर दोगे 180 इयर्स का बच्चा हो सकता है, नहीं ना। सो कहाँ लगेगा 6, सन की एज के आगे, और ये लिखा भी ऐसे ही हुआ है कि फादर की एज सन की एज के 6 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं फिर। अब हम यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं लीनियर पेयर से कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं क्वाड्रेटिक से भी करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को। तो ये चीज हो गई। अब देखो आगे हमें क्या बोल रखा है, 4 ईयर हेंस। 4 ईयर हेंस मतलब अब से 4 साल बाद। सो बेसिकली दिस मीन्स 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद। दोनों की एज का क्या फर्क आएगा बेटा, फादर की एज हो जाएगी जितनी अभी एज है उनकी प्रेजेंट एज है +4। ठीक है, इसी तरीके से सन की जो प्रेजेंट एज है उसमें +4 हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना जब आप आगे 4 साल आगे जा रहे हो, जैसे अभी अगर मैं 30 की हूँ तो आफ्टर 4 ईयर्स आई विल बी 34, तो +4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम चीज करी है। अब इसका क्या उन्होंने रिलेशन दिया है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। वो कह रहे हैं आज से 4 साल के बाद फादर की जो एज होगी, फादर की एज क्या है x + 4, वो कह रहे हैं सन की एज से कितना बोला है, 4 टाइम्स बोला है ना, शायद 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब आज से 4 साल बाद सन की जो एज होगी उसमें जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी फादर की एज होगी। फिर से वही गलती मत करना, यहाँ 4 लगाने की। ये जब एज वाला क्वेश्चन है इसमें तो गलती होनी नहीं, यहाँ तो दिमाग में रखो भाई सन की एज फादर से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, सिंपल। सो सन की एज का 4 टाइम करोगे तो फादर की एज आएगी। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया x +4, ये हमारा हो जाएगा 4y + 4 4 ज़ा 16। 4y को इधर ले आओ जरा, ये हो जाएगा x -4y इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 16 है, इधर इधर प्लस का 4 है, इधर -4 हो जाएगा इक्वल्स टू। अब वहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 6y, तो 6y -4y और ये हो गया 16 - 4 12। अब इसको ऊपर करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 6 में से। अब देखो यहाँ पे अगर ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन एक्चुअल में होता ना, हमने कुछ एलिमिनेशन किया ना, यहाँ पे बेसिकली क्या सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो एक तरीके से किया हमने। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि लीनियर पेयर से भी सिंपली सॉल्व हो रहा है वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो अब देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू आ गया 12/2 विच इज 6। तो मतलब सन की एज कितनी आ गई 6। सो प्रेजेंट एज सन की कितनी हो गई 6 इयर्स। ठीक है, एंड फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, देखो जब हमने वहां पे लिया था ना x, क्या लिया था x कितना था 6y, तो फादर की एज कितनी थी x इक्वल्स टू 6y, मतलब फादर की एज हो जाएगी 6 × y कितना है 6, दैट इज 36। तो फादर की एज हो गई x और सन की एज हो गई कहाँ गई 6 इयर्स।
ठीक है, फादर की एज 36 ईयर्स और सन की एज 6 ईयर्स। तो ये तो हो गया अगर आपने लीनियर पेयर सीखा, गलत तब भी नहीं, आंसर तो आपका आ गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक का ही समझ के कर रहे थे। तो देखो अब कैसे निकालोगे, फादर्स एज। अब यहाँ पे तुम्हें पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है, अगर हम सिर्फ x की टर्म ले रहे तो अगर मैं फादर की एज को पहले ही x ले लूंगी तो सन की एज क्या करना पड़ेगा, अब वो ऐसे 6x तो नहीं लिख सकते, उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा भाई, x फादर की एज है, वही बात, अगर 30 इयर्स के फादर है तो 6 × 30 करोगे कितना हो जाएगा, 180 ईयर हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अगर हम इसको क्वाड्रेटिक की तरह करें तो हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि x हम किसको ले, सन की एज को। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन या सन्स प्रेजेंट एज ऐसे लिख लेना, बी x ईयर्स। तो ये x ईयर्स हो गई। तो अब फादर की एज क्या होगी, फादर की प्रेजेंट एज हो गई, फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, जितनी भी सन की है उसका 6 टाइम्स कर दो, यही बोल रखा है, सन की एज का 6 टाइम। ठीक है, अब क्या बोला है, 4 ईयर हेंस, अगेन 4 ईयर्स लेटर। अब आप सोचोगे मैम लीनियर इक्वेशन का चैप्टर करने आए थे, लीनियर पेयर वाला, और आपने यहाँ पे हमें पहले ही क्वाड्रेटिक भी करा दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो 4 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी x + 4 और फादर की एज क्या हो जाएगी 6x + 4। अब हमें क्या बोल रखा है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 4 साल बाद फादर की एज इक्वल होगी सन की एज के 4 टाइम्स। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गई, सेम जैसी वहां इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे भी बना दी हमने। चलो अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6x + 4 = 4x + 4 4 = 16। अब यहाँ पे देखो 6x - 4x और ये हो जाएगा 16 - 4, तो ये आ जाएगा 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2x = 12। सो x हमारा क्या आ गया, 12/2 विच इज x = 6 ईयर्स, मतलब सन की एज 6 आ गई और फादर की एज क्या थी 6x, तो मतलब 6 × 6 36। तो आंसर देखो दोनों में सही आ गया। बट एक्चुअल में क्वेश्चन किसका था, ये क्वाड्रेटिक है था। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ये आपने देख लिया। ठीक है, डन। चलो ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम थी। इसके बाद एक केस स्टडी देख लेते हैं कि अगर थर्ड चैप्टर में से केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से आएगा। सो 2 स्कूल्स P एंड Q। अब इस क्वेश्चन में तो क्लियर क्वेश्चन में ही दे रखा है, एक x वाला एक y वाला, तो तुम्हारी टेंशन है ही नहीं, x y है तो मतलब लीनियर पेयर का ही है। सो 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games, हॉकी ₹x पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹y पर स्टूडेंट। तो 2 स्कूल्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया भाई प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हॉकी के जो जीत के आएगा उसको ₹x जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे अगर मान लो ₹100 है तो अगर 2 स्टूडेंट है तो ₹200 जाएंगे उनके, है ना। और ऐसे क्रिकेट के ₹y, मान लो ₹200 क्रिकेट के मिल रहे हैं, अगर 4 स्टूडेंट है 4 2 = 800 रुपए क्रिकेट के देने पड़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हॉकी के कितने बोले हैं ₹x एंड क्रिकेट के कितने बोले हैं बच्चे ₹y। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 स्कूल्स है अलग अलग, पहले हमारा स्कूल P आता है, उन्होंने क्या, उनका बजट कितना है 9500 फॉर द 2 गेम्स, 2 5 एंड 4 स्टूडेंट, मतलब 5 स्टूडेंट उनके हॉकी के होंगे, तो क्या हो जाएगा 5 × हॉकी के जितने भी पैसे हैं प्लस कितने स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स क्रिकेट के हैं, तो 4 × y, जैसे क्रिकेट के अगर ₹100 है तो 5 बच्चों में ₹500 लगेंगे। टोटल उनका बजट कितना है 9500, तो इनका टोटल बजट है 9500। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा स्कूल Q है, इनका भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली वाइल स्कूल Q डिसाइडेड टू अवॉर्ड ₹7370, तो इनका बजट है जी 7370 का फॉर द 2 गेम्स, 2 4 एंड 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो 4 स्टूडेंट हॉकी के मतलब 4x प्लस कितने स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट के मतलब 3y = कितना बजट है 7370। ठीक है, 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है हमें, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली, मतलब इन टर्म्स ऑफ x एंड y कर दी हमने, यहाँ पे पहले पार्ट पे यही करा है। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, तो हॉकी का क्या प्राइस है, मतलब हमें x निकालना है, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हमें दिख रहा है ना तो x वाला सेम है ना तो y वाला सेम है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कोई भी एक पकड़ लिए, जैसे हमने ये ले लिया
5 और 4, तो हम इसको अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दे तो ये क्या होगा, 5 4 जा 20 बन जाएगा। मल्टीप्लाई सारे ही होंगे, वो भी देख लेना। 5 4 जा 20x बना लिया हमने, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आगे का भी लिखूंगी। और यहाँ पे 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 5 जा 20, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 20x आ जाएगा। आप चाहो तो y वाले भी सेम कर सकते थे, इसको 3 से करते 4 3 जा 12, इसको करते 3 4 जा 12, ऐसे भी कर सकते। तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने किया 5 4 जा 20x प्लस 4 इंटू 4 16y इक्वल्स टू, ये भी याद रखना, हम 4 या अगर हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे को करना है 95 को 4 से कर लेते हैं, 2 जीरोस लगा लेंगे, 5 4 जा 20, देन 9 4 जा 36 37 38, सो वी हैव 380 और साथ में यहाँ पे 2 जीरो छोड़ी थी वो आ गई। तो ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन। और अब इसको 5 से करो तो 5 4 जा 20x कर लिया हमने, देन 3 इंटू 5 15y हो गया, और इक्वल्स टू में यहाँ पे है हमारे पास पूरा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7370 को किससे करना है, 5 से, तो 5 0 जा 0, 7 5 जा 35, देन 5 3 जा 15 16 17 18, एंड ये हो जाएगा 7 5 जा 35 36, तो ये आ गया हमारे पास 36850, ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। x की वैल्यू फाइंड करनी है अब हमें, इसको ऐसे करो। एक चीज और कर सकते थे, जैसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y को सेम बना लेते कि y वाले कट जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, बट खैर उससे अगले पार्ट में y की भी निकालने को बोल ही देंगे, तो हमारे को एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे। चलो अब क्या है, ये दोनों तो सेम हो गया। अच्छा एक चीज और कर लेना, या मैं कर ही देती हूँ, ये जैसे इक्वल्स टू में है ना, अब मान लो इसको इक्वल्स टू के इधर लाते तो ये माइनस के हो जाते, या अगर ऐसे ही रहने दो यार, बेकार कंफ्यूज क्या होना, ऐसे ही रहने दो, इक्वल्स टू में वहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो मतलब प्लस करेंगे तो 40x बन जाएगा, मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को देखो 16 में से 15 गया, ये आ जाएगा y, और यहाँ पे देखेंगे इसको माइनस कर लो जरा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, एंड 7 में से 6 गया 1, और ये तो आ गया, तो ये आ गया 1150। मतलब जो हमारा क्रिकेट था, y वाला क्रिकेट था ना, क्रिकेट के कितने हैं 1150 पर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें किसका भी हॉकी का निकालना था, तो ये 1 2 3 4 इक्वेशन जिस मर्जी में डाल दो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। मैं सबसे पहले इक्वेशन ले रही हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है जी 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 9500, इसमें करते हैं जरा, y हो गया हमारा कितना है 1150 इक्वल्स टू 9500, और ये आ गया 5x इक्वल्स टू 9500, और ये मल्टीप्लाई करके इधर आके माइनस का होगा, तो कर लेते हैं 1150 इंटू में 4, सो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 4 5 6 एंड 4 1 जा 4, सो ये आ गया 4600। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा 5x, इसको पहले माइनस कर लो, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ गया हमारे पास 9, और फिर 8 में से 4 गया 4, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, तो x हमारा आ जाएगा 4900 अपॉन में 5, डिवाइड करो इसको, सो ये आ जाएगा 9 जा 45, 46 47 48 49, सो 40 आएगा 8 पे, सो x आ गया हमारा 980। तो उसने हमसे पूछा था कि हॉकी के कितने हैं, तो वो आ गया 980। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। सो ये तो हो गया जी, प्राइस पूछा था हॉकी का कितना है 980 आया था ना, हाँ जी। सो अब इसी का ही सेकंड प्राइस है, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। मैंने कहा था ना अभी वाई की भी जरूरत पड़ जाएगी, तो देखो क्रिकेट का कितना है 1150, हॉकी का कितना है 980, तो किसका ज्यादा है, क्रिकेट का ज्यादा है, तो हम लिखेंगे कि हमारा जो क्रिकेट का प्राइज मनी है दैट इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो देखो ये 1150 था एंड ये 980 है, माइनस कर लेते हैं, 0 में से 0 गया, और ये आ जाएगा हमारा 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 7, और ये बन जाएगा 10, ये आ गया 170। सो बाय ₹170 क्रिकेट क्या क्या है ज़्यादा है, पार्शियलिटी करते हैं लोग क्रिकेट के साथ, है ना। चलो आगे देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच गेम। चलो अब उन्होंने क्या बोला, अगर दोनों गेम के क्या है भाई हट जा, अगर दोनों गेम के 2-2 बच्चे हैं, मतलब
x रुपीज़ भी 2 बच्चों को मिलेगा और y रुपीज़ भी दोनों बच्चों को मिलेगा। सो x कितना है हमारा 980 प्लस y कितना 980 था ना x, हाँ y कितना है 1150। एक बार चेक कर लेते हैं, 1150 ही है वैसे तो, फिर भी ठीक है। तो अब इनको यहाँ पे सॉल्व कर लो, आ जाएगा। सो ये आ गया 2 0 0, 8 2 16, देन 9 2 18 19 एंड प्लस 2 0 0, 2 5 10 एंड 2 1 2 3, 2 1 2। सो इसको प्लस कर लो 0, देन 6 एंड देन 9 10 11 12 एंड 2 3 4। सो ये आ गया टोटल 4260। चेक कर लो यार आंसर साथ साथ। ठीक है, क्लियर है। सो बच्चे दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं पेज पलटूं और आप सोचो खत्म हो गया सेशन। सेशन खत्म नहीं हुआ, मतलब ये सेशन तो देखो हो गया, लेकिन आज इस चैप्टर के अभी आप सोचो कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कॉमन क्वेश्चंस ले लिए, थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चंस ले लिए, लेकिन अगर इस चैप्टर को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है तो हमने जब ये पर्याप्त सीरीज करी थी, इसमें लास्ट 10 इयर्स के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे करा रखे हैं। सो दिस सेशन प्लस दिस पर्याप्त सीरीज, चैनल पे जाना, सर्च करना या नेट पे सर्च कर देना पर्याप्त मानसी मैम ऐसे करके। सो आपके पास ये सब वीडियोस आ जाएंगे। ये वीडियो देखे बिना नहीं जाना, बिकॉज आपका पेपर जो मैंने सेशन करा दिया है और जो यहाँ पे क्वेश्चंस है उन्हीं में से आएगा। सो टू बी वेरी श्योर कि ये चैप्टर पूरा अच्छे से हो गया है, डू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। सो इसी के साथ सेशन को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, बट तब तक के लिए मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ एंड आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सबको बोल दो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Guys, all the best in time. बाय गाइज।